Hello students, Vande Mataram. Welcome to all of you in the session number 2 of chapter number 9 Biomolecules. प्रीवियस सेशन के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि लिविंग या तो नॉन लिविंग कंपोनेंट के अंदर कौन कौन से केमिकल एलिमेंट और कंपाउंड होते हैं, उनको एनालाइज करने की दो मेथड हमने प्रीवियस सेशन के अंदर डिस्कस की थी. सो बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर दिखने वाले एमिनो एसिड्स के बारे में आज के सेशन में हम डिस्कस करना है. सो एमिनो एसिड्स इज कंसिडर्ड एज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ प्रोटीन. कि भाई प्रोटीन का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ले लो, बेसिक यूनिट ले लो, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ले लो, तो वो है एमिनो एसिड्स. कोई भी एमिनो एसिड्स एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है विच कंटेनिंग अ टू ग्रुप, जिसमें पहला ग्रुप होगा एमिनो ग्रुप NH2 एंड दूसरा होगा एसिडिक COOH. तो एमिनो के लिए हम लोग वर्ड यूज कर सकते हैं बेसिक. सो एमिनो बेसिक ग्रुप एंड एसिडिक कार्बोक्सिलिक ग्रुप एज सब्सटीट्यूएंट ऑन द सेम कार्बन. कि भाई एक ही कार्बन के ऊपर दो अलग अलग टाइप के ग्रुप्स है, एक साइड पे NH2, दूसरी साइड पे COOH. एक एसिडिक है, दूसरा बेसिक है. तो ऐसा कार्बन जिसके दोनों साइड पे एक एसिडिक ग्रुप हो, दूसरा बेसिक ग्रुप हो, वैसे कार्बन को बोला जाता है अल्फा कार्बन. और अल्फा कार्बन के सपोर्ट से बनने वाले एमिनो एसिड्स को बोला जाता है अल्फा एमिनो एसिड्स. ओके, नाउ एमिनो एसिड्स या तो अल्फा एमिनो एसिड्स जो है आर सब्स्टिट्यूटेड मीथेन. अब आपको पता है मीथेन CH4, कार्बन की वैलेंसी आपको पता है 4. भाई दोनों चारों जगह पे आप एक एक हाइड्रोजन रख दो तो बनेगा स्ट्रक्चर मीथेन का. सो 4 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स ऑक्यूपाइंग द 4 वैलेंसी पोजीशन. अब आपको पता है कार्बन की वैलेंसी 4 है, तो ये चारों साइड पे एक एक नंबर ऑफ कंपोनेंट्स का अरेंजमेंट होगा. जैसे कार्बन मिडल में है, एक साइड पे क्या होगा हाइड्रोजन, दूसरी साइड पे आप एक ग्रुप दे दो कार्बोक्सिल ग्रुप, तीसरी साइड पे आप एमिनो ग्रुप दे दो NH2, और चौथी साइड पे आप दे सकते हो वेरिएबल ग्रुप आर डिजाइनेटेड एज अ आर ग्रुप. तो ये स्ट्रक्चर बन जाता है एमिनो एसिड्स का. सो कार्बन की 4 वैलेंसी है, चारों साइड पे अलग अलग कंस्टिट्यूएंट ऐड होकर के एक एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर बनेगा, जिसमें एक साइड पे हाइड्रोजन, कार्बोक्सिल ग्रुप, एमिनो ग्रुप एंड वेरिएबल ग्रुप विच आर डिजाइनेटेड एज अ आर. सो ये जो आर ग्रुप है वो आर ग्रुप को फंक्शनल ग्रुप माना जाता है. और ये फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे एमिनो एसिड्स नेचर में बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के हो सकते हैं, इसीलिए पहले ही उसको बोला गया था वेरिएबल ग्रुप. सो बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ आर ग्रुप, आर ग्रुप के नेचर के हिसाब से देयर आर मैनी एमिनो एसिड्स. बहुत सारे एमिनो एसिड्स अवेलेबल है, बट those which occur in proteins, प्रोटीन बनाने के लिए यूज होने वाले एमिनो एसिड्स कितने हैं? आर ऑफ 20 टाइप्स. 20 टाइप के एमिनो एसिड एट प्रेजेंट अवेलेबल है, जो एमिनो एसिड्स डायरेक्टली क्या बनाने के लिए काम आते हैं? प्रोटीन्स. बट रिसेंट स्टडीज के अंदर 2 और एमिनो एसिड के नाम डिस्कवर्ड किए गए हैं. सो रिसेंटली मोर 2 एमिनो एसिड्स आर फाइंड आउट, जिसमें 21 एमिनो एसिड का नाम है सेलेनोसिस्टीन, जिसको SEC के नाम से जाना जाता है, एंड नंबर 22 पायरोलाइसिन PYL. ये जस्ट आपके इंफॉर्मेशंस के लिए है. सो 20 नंबर ऑफ एमिनो एसिड्स आर यूटिलाइज्ड टू फॉर्म अ प्रोटीन्स. ओके, नाउ आपको पहले ही मैंने बताया कि द आर ग्रुप जो है इन दिस प्रोटीनेशियस एमिनो एसिड्स, तो प्रोटीनेशियस एमिनो एसिड्स के पास जो आर ग्रुप है उसकी जगह पे हाइड्रोजन हो सकता है, मिथाइल ग्रुप हो सकता है, इवन हाइड्रोक्सी मिथाइल भी हो सकता है. तो आपको मैंने पहले ही बताया था कि जैसे ही आर ग्रुप की जगह पे
कोई ग्रुप आता है तो एमिनो एसिड्स का नाम बदल जा, जैसे कि हाइड्रोजन आया तो वो एमिनो एसिड का नाम क्या हो जाएगा, ग्लाइसिन। मिथाइल ग्रुप आया, एमिनो एसिड का नाम है एलेनिन। हाइड्रोक्सी मिथाइल आया, एमिनो एसिड का नाम बदल के क्या हो जाता है, सेराइन। सो ग्लाइसिन, एलेनाइन और सेराइन के स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं, जहाँ पे R की जगह पे H है, R की जगह पे CH3 मतलब मिथाइल ग्रुप, R की जगह पे CH2OH मतलब हाइड्रोक्सी मिथाइल। सो बेस्ड ऑन दी वेरिएशन विद इन दी R ग्रुप एमिनो एसिड्स के टाइप बदल जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। So we can say that chemical and physical properties of amino acids are essentially of the amino, carboxyl and R functional group. So कोई भी amino acids का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ज़्यादातर ये तीन के ऊपर डिपेंड रहता है, एमिनो ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप एंड आर फंक्शनल ग्रुप। नाउ based on the number of amino and carboxyl group, कि कार्बोक्सिल और एमिनो ग्रुप कितने हैं उसके हिसाब से एमिनो एसिड्स को तीन ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। नंबर 1 एसिडिक होगा, बेसिक होगा, न्यूट्रल होगा। तो एसिडिक है मतलब शायद H+ वाले यूनिट ज़्यादा होंगे, एग्जाम्पल दिया है ग्लूटामिक एसिड। बेसिक है, OH- वाले ग्रुप ज़्यादा होंगे, लाइसिन एंड न्यूट्रल दोनों के नंबर सेम होंगे। सो एसिडिक मतलब ग्लूटामिक एसिड, बेसिक लाइसिन एंड न्यूट्रल वेलाइन। तो ये एमिनो एसिड्स किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एमिनो एंड कार्बोक्सिल ग्रुप। सिमिलरली देर आर दी एरोमेटिक एमिनो एसिड्स। एरोमेटिक एमिनो एसिड्स मतलब दोज हैविंग अ एरोमेटिक रिंग इन देयर स्ट्रक्चर लाइक अ बेंजीन। तो इंस्टेड ऑफ आर की जगह पे उनके पास एरोमेटिक रिंग होगी, जैसे कि एरोमेटिक रिंग का एक एग्जांपल मैंने दिया हुआ है बेंजीन। तो एरोमेटिक एमिनो एसिड्स के एग्जांपल टायरोसिन, फिनाइल एलेनिन, ट्रिप्टोफैन। तो ये सब कैसे एमिनो एसिड्स हैं, एरोमेटिक एमिनो एसिड्स। तो आपने देखा कि क्लासिफिकेशन किसके बेस पे हुआ था, ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएशन विद इन दी आर ग्रुप। अब आपको मैंने एमिनो एसिड्स के दो स्ट्रक्चर्स दिखाए हैं, पहला है डीपोलराइज्ड और दूसरा है पोलराइज्ड। डीपोलराइज्ड मतलब वी कैन से दैट विदाउट एनी टाइप्स ऑफ चार्ज। पर आप यहाँ पे देखो NH3+ एंड यहाँ पे देखो COO-, तो ये पोलराइज्ड है, मीन्स वी कैन से दैट विद द चार्ज। सो ये दो स्ट्रक्चर्स हो गए, डीपोलराइज्ड एंड पोलराइज्ड एमिनो एसिड। नाउ एमिनो एसिड्स को तो हमने बहुत सारे अलग अलग ग्रुप के अंदर डिवाइड किया, बट लेनिंजर नाम का साइंटिस्ट जो था क्लासिफाई द एमिनो एसिड्स ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी ऑफ आर ग्रुप। पोलैरिटी मतलब चार्ज। तो आर ग्रुप के पास कौन सा चार्ज है उसके हिसाब से एमिनो एसिड्स को ये लेनिंजर नाम के साइंटिस्ट ने 4 ग्रुप में डिवाइड किया था। पहला ग्रुप है जिसका नाम है नॉन पोलर आर ग्रुप। आर ग्रुप के पास कोई पोलैरिटी नहीं थी, तो उसके अंदर एमिनो एसिड्स के कौन कौन से नाम, तो आपको स्क्रीन के ऊपर सब दिख रहे हैं। ग्लाइसिन जिसको GLY के नाम से जाना जाता है, पहले 3 अल्फ़ाबेट, एलेनिन ALA, वेलाइन VAL, ल्यूसिन LEU, आइसोल्यूसिन ILE, मिथ्योनिन MET, ट्रिप्टोफैन TRP, फिनाइल एलेनिन PHE एंड प्रोलाइन PRO। सो अगर आप काउंट करो तो 9 एमिनो एसिड्स है जो ऐसे हैं नॉन पोलर आर ग्रुप। ओके, सेकेंड ग्रुप जिसका नाम है पोलर आर ग्रुप पर कैसे होंगे, न्यूट्रल। तो उसके अंदर एमिनो एसिड्स देखो तो सेराइन SER, थ्रियोनाइन THR, सिस्टीन CYS, टायरोसिन TYR, एस्पार्जिन SN, ग्लूटामाइन GLN। ओके, ग्रुप नंबर 3 पोलर एंड नेगेटिव मतलब एसिडिक चार्ज्ड आर ग्रुप। तो उसके अंदर 2 एमिनो एसिड्स है, एस्पार्टिक एसिड ASP, ग्लूटामिक एसिड GLU। एंड ग्रुप नंबर 4 पोलर एंड पॉजिटिव मतलब बेसिक चार्ज्ड आर ग्रुप, लाइसिन LYS, अर्जिनिन ARG एंड हिस्टिडीन HIS। तो ये 4 टाइप के एमिनो एसिड्स ऑन द बेसिस ऑफ इट्स पोलैरिटी ऑफ आर ग्रुप।
ओके, नाउ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉर्मेशन ऑफ डाइपेप्टाइड। डाइपेप्टाइड, डाई का मतलब है कहीं ना कहीं दो। सो डाइपेप्टाइड का फॉर्मेशन किस तरह से होता है? सो अ डाइपेप्टाइड इज फॉर्म थ्रू यूनियन ऑफ टू, मतलब दो या तो सिमिलर और डिसिमिलर, मतलब दोनों के दोनों सेम टाइप के एमिनो एसिड या तो अलग अलग टाइप के एमिनो एसिड के मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के साथ अगर जोड़ दो तो बनने वाले स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है? डाइपेप्टाइड। अब दो एमिनो एसिड्स के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। सो बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ वन एमिनो एसिड एंड एमिनो ग्रुप ऑफ अनदर एमिनो एसिड्स। तो पहले एमिनो एसिड्स का COOH और दूसरे एमिनो एसिड का NH2, ये दोनों ग्रुप के बीच में बॉन्ड होगा। जब ये बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, एक वाटर का मॉलिक्यूल वहाँ से रिलीज होगा। सो ये वाटर का मॉलिक्यूल जब वहाँ से रिलीज होगा तो दो एमिनो एसिड्स के बीच में जो बनने वाला मॉलिक्यूल होगा वो मॉलिक्यूल को आप डाइपेप्टाइड के नाम से जान सकते हो। तो वाटर को रिमूव करने की जो प्रोसेस है उसे बोला जाता है डिहाइड्रेशन। तो चलो COOH एंड NH2 दोनों को आप जोड़ो, H2O रिमूव करो तो बनने वाले बॉन्ड का नाम होता है पेप्टाइड बॉन्ड। तो आज से याद रखोगे कि डाइपेप्टाइड बनाने के लिए हमें पेप्टाइड बॉन्ड की जरूरत पड़ेगी। ये है एमिनो एसिड 1, ये है एमिनो एसिड 2। ओके, अब ये COOH है और ये NH2 है। तो यहाँ का O और H, यहाँ का H2 आप जैसे ही निकालते हो तो बनने वाला स्ट्रक्चर जो होगा वो है डाइपेप्टाइड। और ये बॉन्ड, जो बॉन्ड को आप क्या नाम से जानोगे? इट इज कंसिडर्ड एज अ पेप्टाइड बॉन्ड। सो ये हो गया फॉर्मेशन ऑफ डाइपेप्टाइड। ओके, देन आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड, पॉली के लिए आप वर्ड यूज कर सकते हो मैनी। मैनी या तो वी कैन से दैट मोर देन 2। सो व्हेन मैनी मॉलिक्यूल्स, मोर देन 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एमिनो एसिड, अब मे बी पॉसिबल है वो सिमिलर हो या तो डिसिमिलर हो। So when many molecules, more than 2 molecules of amino acids, either they are similar or dissimilar, are joined to each other by peptide bond, एक चेन का फॉर्मेशन होगा जिसे बोलेंगे पेप्टाइड चेन, या तो उसे बोल सकते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन। सो पॉलीपेप्टाइड चेन इज फॉर्म। नाउ ये पॉलीपेप्टाइड चेन के सपोर्ट से बाय वन और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन, एक या तो एक से ज़्यादा नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड की चेन अगर आप ले लो और उनको एक दूसरे के साथ जोड़ो तो हमें किसका स्ट्रक्चर मिलेगा? वी गेट अ प्रोटीन। ओके, तो अब डायग्राम के अंदर आपको एक पॉलीपेप्टाइड चेन का स्ट्रक्चर्स दिख रहा है। वो पॉलीपेप्टाइड चेन के स्ट्रक्चर के अंदर आप देखोगे तो मैंने एमिनो एसिड्स के नाम लिखे हुए हैं। तो वो एमिनो एसिड्स शॉर्ट में, जैसे कि ये ग्लाइसिन है, आइसोल्यूसिन है, वेलाइन है, सिस्टीन है, ग्लूटामिक एसिड है, ग्लूटामाइन है, एलेनिन है। तो इस तरह से बहुत सारे एमिनो एसिड्स एक दूसरे के साथ पूरी की पूरी एक चेन का फॉर्मेशन करेंगे और वो चेन के बीच में या तो वो चेन को होल्ड अप करने के लिए कौन सा बॉन्ड यूज होगा? डाई सल्फाइड बॉन्ड। ओके, नाउ ये चेन का एक कैरेक्टर है कि वो चेन के 2 एंड होंगे। ये है फर्स्ट एंड और यहां पे आप लोगों को दिख रहा है सेकेंड एंड। ओके, तो फर्स्ट एंड पे जो एमिनो एसिड होगा उसके पास फ्री एमिनो ग्रुप होगा, मतलब वहां से आप और एमिनो एसिड्स को जोड़ सकते हो। सो वो एंड को बोला जाता है एन टर्मिनल और एमिनो टर्मिनल, क्योंकि उसके पास एमिनो ग्रुप फ्री है। और दूसरा एंड देखो तो वहां पे COO आपको फ्री दिख रहा है, जिसे बोलेंगे C टर्मिनल या तो कार्बोक्सिल टर्मिनल, क्योंकि उसके पास कौन सा ग्रुप फ्री होता है? कार्बोक्सिल ग्रुप। तो यहाँ से भी आप एमिनो एसिड्स को जोड़ सकते हो और यहाँ से भी आप एमिनो एसिड्स को
पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू कंबाइन कर सकते हो। सो ये था पॉलीपेप्टाइड का स्ट्रक्चर। ओके, नाउ अ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी ऑफ एमिनो एसिड्स इज द आयोनाइजेबल नेचर। पर्टिकुलर एमिनो एसिड्स की प्रॉपर्टीज है कि दे हैव अ आयोनाइजेबल नेचर ऑफ एमिनो एंड कार्बोक्सिल ग्रुप। तो एमिनो और कार्बोक्सिल ग्रुप के पास आयोनाइजेबल प्रॉपर्टीज है, आयन एक्सचेंज कर सकते हैं, H+ को एक्सेप्ट कर सकते हैं, H+ को रिमूव कर सकते हैं। हैंस द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट पीएच, अलग अलग पीएच वाले जो सॉल्यूशंस होते हैं, द स्ट्रक्चर ऑफ एमिनो एसिड इज चेंज्ड। कि अलग अलग सॉल्यूशन हो पीएच का तो उसके अंदर एमिनो एसिड के स्ट्रक्चर्स भी क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो वो स्ट्रक्चर में पहला एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर जो है वो लिखा हुआ है कैटाइन, क्योंकि उसके पास NH3+ है। अब NH3+ तो H+ ज़्यादा है, मतलब वी कैन से दैट उसकी पीएच कैसी होगी, कम। दूसरा स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिख रहा है COO-, एनायन है, एनायन है, पीएच उसकी ज़्यादा होगी, लिखा हुआ हाई पीएच। और मिडल में जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है NH3+ एंड COO-, तो दोनों टाइप के उसके पास चार्जेस है, इसलिए उसका नाम है डाइपोलर। डाइपोलर, दो टाइप के चार्जेस है। सो टू चार्ज ग्रुप, एक ग्रुप है NH3+, दूसरा है COO-। सो वो एसिड्स का भी काम कर सकता है क्योंकि वो H+ को डोनेट कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे NH3+ है। बेस का भी काम कर सकता है क्योंकि वो H+ को एक्सेप्ट कर सकता है, तो ये H+ को एक्सेप्ट करेगा। सो उसके ऊपर का नेट चार्ज जो है ना वो 0 होगा। सो आज से आप लोग याद रखोगे कि ऐसे एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर जिसका नेट या तो ओवरऑल चार्ज 0 होता है, वो डाइपोलर आयन को क्या बोला जाता है, ज्विटेरियोनिक फॉर्म या तो ज्विटेरियोनिक आयन। और पीएच का जो आपको स्केल दिया हुआ है वो A to C की ओर है, क्योंकि A में सबसे कम पीएच होगा, B में पीएच मिडल में है, और C में जैसे ही आप जाओगे तो वो पीएच क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। सो इन एन एमिनो एसिड मॉलिक्यूल, जैसे आपको मैंने पहले ही बताया था कि भाई COO एसिडिक है, NH2 बेस है। सो इन सॉल्यूशन एमिनो एसिड्स आर एक्ट एज एन इलेक्ट्रोलाइट, वो एक सॉल्ट का काम करते हैं एंड एग्जिबिट द प्रॉपर्टी ऑफ बोथ एसिड एंड बेस। तो एमिनो एसिड एक मोलेक्यूल COOH की वजह से एसिडिक का भी काम करता है, NH2 की वजह से बेसिक का भी काम करता है, एंड दे आर act as an electrolyte or exhibit the property of both acid and base. That's why amino acid is considered as an amphoteric molecules. So this all are related with the amino acids and their structures. किस तरह से डाइपेप्टाइड का फॉर्मेशन होगा, पॉलीपेप्टाइड कैसे बनता है। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।